पावर यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव है, तो पावर और टाइम का ग्राफ हमें क्या बताता है? पीटी ग्राफ। ग्राफ दे रखा है हमको ऐसा कुछ, इधर पावर इधर टाइम टी, ग्राफ ऐसा कुछ है, ये टी नॉट है। तो हमें बताना है कि इसमें जो वर्क डन होगा वो पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, या पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, कि ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है या ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पावर से हम लोग वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? पावर इक्वल टू होता है एफ इंटू पावर और टी। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं, एरिया क्या होगा? पावर इंटू टी, पावर हो जाएगा आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू डी टी। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज dv by dt, और इधर आएगा dt, dt से dt कैंसिल, तो यहां आ जाएगा आपका, ठीक है सही कर रहा हूं मैं, फोर्स हो गया आपका m dv by dt, ये v, dt से dt कैंसिल, dv इंटू v, ये हो जाएगा v dv। फिर क्या होगा आपका m v dv by dv। अब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लो v1 से v2 या u से v, तो ये v स्क्वायर बाई 2, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो पावर इनटू टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या बताएगा? मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? आपका वर्क डन का। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज्यादा एरिया लूंगा मैं उतना ही ज्यादा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो उतना ही ज्यादा आपका वर्क डन आएगा। तो वर्क डन हमेशा क्या हो रहा है? अगर आप एरिया कम लोगे तो वर्क डन कम, एरिया ज्यादा लोगे तो एरिया ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन जो होगा ये आपका क्या होता है? ये होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अगर आप एरिया बढ़ाओगे, एरिया इंक्रीज करोगे, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसमें आंसर आएगा ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 22। एक पार्टिकल है जो 0,0 से a, तक जा रहा है। एक फोर्स 3i के प्लस 4j के फ्रॉम टू पाथ। पाथ 1 इज OP and part 2 is OQP. Let W and W be to the work done by this force in these two paths. Then तो बताओ क्या होगा इसमें? दोनों वर्क डन अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको, तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
A moving particle is acted upon by several forces F1, F2, F3, dash, 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 etc. One of the force is chosen, say F2. Then which of the following statement about F2 will be true? Work done by F2 will be negative, speed of the particle decreases. अगर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो F2 के कारण वर्क डन क्या नेगेटिव होगा? Work done by F2 will be positive, speed of the particle increases. Work done by F2 will be equal to the work done by other forces if speed of the particle does not changes. If F2 is a conservative force, then work done by all other forces will be equal to change in potential energy due to force F2 when speed remains constant. कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ठीक है, ए और बी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, क्या पता दूसरे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। F1, F2, F3 बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या पता F2 कैसे लग रहा हो। ये ब्लॉक है, मान लो F1 लग रहा है ऐसे, F2 मान लो ऐसे कुछ लग रहा हो, या फिर ऐसे ना लग के ऐसे लग रहा हो, F3 ऐसे लग रहा हो, F4 बहुत सो मेनी फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन मान लो बॉडी, अब ये इनका मैग्नीट्यूड, बॉडी की स्पीड तो बढ़ेगी ना, क्योंकि नेट फोर्स तो इधर की तरफ ज्यादा आ रहा है। तो अब F2 के कारण वर्क डन ठीक है नेगेटिव आएगा, क्योंकि F और V के, F2 और V के बीच में एंगल 90 से ज्यादा हो जाएगा, और F2 इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल भी नहीं आना चाहिए, मे भी आना चाहिए तो सही होता। विल भी मतलब बोल रहा है कि ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकते आपके। वर्क डन बाय F2 विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अगर पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती है तो क्या F2 के कारण जो वर्क डन आएगा वही वर्क डन क्या सभी फोर्सेस के वर्क डन के बराबर होगा? पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, नहीं होगा। नो सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है सर, और उस फोर्स के कारण सर वो मूव कर रहा हो। इसने बोला स्पीड चेंज नहीं, मतलब उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है। डी ऑप्शन बोल रहा है आपको, इफ F2 इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, F2 अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स F2 व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है आपकी, स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो F2 अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, जैसे मान लो एक पत्थर है, इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं h हाइट पर, तो इसमें जो फोर्स है, अब मैं इसको कितनी भी स्पीड से ले जाऊं
या फिर कांस्टेंट स्पीड से ले जाऊं और यहाँ पे आकर रख दूं उसको, इसको बहुत सारे फोर्स लगा, इधर से ही फोर्स लगाया, इधर से ही फोर्स लगाया, इधर से ही फोर्स लगाया, और ये बॉडी क्या हुई, ऊपर गई कितने हाइट पर, एच हाइट पर। तो सभी फोर्सेस ने वर्क डन कितना करा, सही फोर्सेस का वर्क डन क्या इस फोर्स के वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? क्योंकि नेट वर्क डन कितना होगा इस पे, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो अगर आपका एक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है और बाकी कितने भी फोर्स लगा रहे हो आपको, तो सभी फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन। तो वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स F2। तो आई थिंक इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यू दे रखा है हमको, तो हमें कितने डिस्टेंस पे उसका फोर्स जीरो होगा ये बताना है। ये इंटर एटॉमिक दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है सर, की पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 24, यू आर का फंक्शन है, दैट इज a बाय r रेज टू पावर 12 है शायद, माइनस b बाय r रेज टू पावर 6। अगर आपको u पता है तो आप आप निकाल सकते हो, दैट इज माइनस du बाई डी आर होता है, f इक्वल टू होता है माइनस du बाई डी आर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस साइन को बाहर ही रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 12a r रेज टू पावर कितना हो जाएगा, माइनस 13, सॉरी 13 हो जाएगा, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर b 6 आगे आएगा, सॉरी 6b लिखो, और r रेज टू पावर क्या हो जाएगा 7। आई बात समझ में यहां तक? अब ये फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी पूरी जीरो होगी, मतलब माइनस 12a बाय r रेज टू पावर 13 इक्वल टू 6b r रेज टू पावर 7। ये बराबर हो जाएंगे दोनों, r रेज टू पावर 7 से ये 13 कटेगा तो r रेज टू पावर क्या आएगा 6। अच्छा माइनस 12 वहां पर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया वो, ठीक है। तो r रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 काट दो उसको, 2a बाय b, तो r बराबर हो जाएगा 2a बाय b रेज टू पावर 1 बाय 6। ठीक है ये आंसर? यस सर। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, x दूरी पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx, x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया dx, इसको नीचे आने में कितना वर्क डन होगा, यहाँ पे दो ही चीज फोर्स लगा रही है, एक तो ग्रेविटी और एक मैन। ठीक है, तो स्लोली स्लोली कर रहे तो वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि स्लोली इसको हम छोड़ रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय मैन हो जाएगा वर्क डन बाय माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसलिए मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला, उसका माइनस कर दिया, तो वर्क डन ऑफ मैन आ गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, डीएम एलिमेंट को नीचे आने में कितनी दूरी है x, तो वर्क डन कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा डीएम जी इंटू एक्स। डीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी लेंथ है dx, तो उसका मास कितना होगा dm, यूनिट लेंथ l लेंथ की चेन का मास है m, यूनिट लेंथ की चेन का मास होगा m बाय l, तो dx लेंथ की चेन का मास होगा m बाय l इंटू dx। इसलिए dm इक्वल टू आ जाएगा m बाय l इंटू dx, ये आपका पूरा dm है।
इंटू जी इंटू एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे। आधी चेन के लिए है तो आधी चेन के लिए 0 से लेके L/2, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा mg/8। लेकिन ठीक दूसरा है, दिया हुआ है सर। दूसरा एक यस सर, 3 mg/3 है सर। अरे हेलो, ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितना होगा? दैट इज माइनस mg/8। इसके बाद आदमी ने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब ये चेन क्या होगा, पूरा ऐसे नीचे गिरेगा, एकदम से पूरा नीचे गिरेगा ये। तो एकदम से पूरा नीचे गिरेगा तो अब इसका, अब ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी? यहां तक ठीक है हमारा, यहां तक वर्क डन होगा इसका माइनस mg/8। इसके बाद इस आदमी ने इसको रिलीज कर दिया, तो अगेन इसका वर्क डन काउंट करेंगे हम लोग। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर। कितनी हाइट पर? L/4। कितनी हाइट पर? L/2। और कितना मास होगा? आधी चेन है तो आधी चेन है तो m/2। लेकिन कितना हो जाएगा m/2? इसका आ जाएगा आपका mgl/8 ही आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। A particle is acted upon by a force of equal to kx where k is a positive, its potential energy at x comma 0 is 0, u at x equal to 0, u कितना है 0, या फिर से लिखो at x equal to 0, u आपका 0 है। Which curve correctly represent the position of potential energy of the block with respect to x? कौन सा कर्व जो होगा जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू mgh। ठीक है, ऐसे नहीं, F इक्वल टू होता है माइनस du/dx। सुना होगा आप लोगों ने, या du/dr। du इक्वल टू हो जाएगा F.dx। ठीक है, कहीं पे माइनस लगा दो, माइनस du कर दो, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे u आ जाएगा F.dx। F है आपका kx इंटू dx। ठीक है, तो u इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा u आ जाएगा यहाँ पे, माइनस डेल्टा u हो जाएगा kx²/2। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका? पैराबोला बन रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? पैराबोला बन रहा है। और ये कैसा बन रहा है? नेगेटिव में, तो माइनस kx²/2। तो नेगेटिव में बन रहा है तो b होगा। b होना चाहिए।
ठीक है, ऐसे होता तो पॉजिटिव, लेकिन इसका नेगेटिव आ रहा है तो ये नीचे होना चाहिए ऐसे करके। चेक करो इसका आंसर। सही है। यस सर। ठीक, बाकी डिस्कशन हम सैटरडे को करेंगे फिर आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग करो और आगे। ठीक है।